हेलो स्टूडेंट, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर सेशन 21-22 के लिए हमें मिला है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब जो वन लाइनर थे 1 मार्क्स के, हम उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है व्हाट इज शॉर्टकट डिफेक्ट। तो हमें आंसर लिखने का तरीका भी हम यहाँ पे बताएंगे। इसमें हम आपको कैसे आंसर लिखने हैं बोर्ड में। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया है शॉर्टकट डिफेक्ट, तो पहले हमें इस शॉर्टकट डिफेक्ट की हेडिंग लगानी है। यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट, इसकी हमें हेडिंग बना के इसके सामने वाली लाइन को छोड़ के हमें यहाँ से लिखने स्टार्ट करना है। तो हमें पता है शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है। इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट। इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी कि बराबर नंबर के कैटायन और एनाइन अपनी जगह से मिस हो जाते हैं, यानी कि मिसिंग हो जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनाइन are missing to maintain electrical neutrality। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन वहाँ से मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। और इसके वजह से जो हमारा सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस के अंदर शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, और AgBr। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल इसके कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है अपना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंट्रैक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। हमें यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का एक सॉल्यूशन दिया है और उसके अंदर जो इंट्रैक्शन है हमें उसके बारे में पूछा है। तो हमें पता है वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब हम अल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेहद ही वीक होती है। तो हमें सिर्फ यही बताना है यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, इसके अंदर हमें लिखेंगे एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग present between water molecule हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। साथ ही सिमिलरली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट लेकिन जब हमें क्या करते हैं, बट वी मिक्स, लेकिन जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, बट वी मिक्स
these water and alcohol, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, बट इफ वी मेक दिस वाटर एंड अल्कोहल देन वी गेट ए सॉल्यूशन विद वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके अंदर हमें एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। हमें इसके अंदर मोलिकुलर इंटरेक्शन के बारे में यही बताना था कि अल्कोहल और वाटर के अंदर कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग होती है। तो हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसी प्रकार जब अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग दिखाता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो उनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेहद ही वीक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें यहाँ पे देखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर के अंदर जब हम उनको डिजोल्व करना चाहें तो ना के बराबर डिजोल्व हो, यानी कि 1 to 10% ही वो डिजोल्व हो पाते हैं। जैसे कि अमोनिया हो गया, एसिड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे हेडिंग बना के लिखेंगे इसके सामने। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट that does not completely dissociate in aqueous solution। जो क्या नहीं होता, aqueous solution के अंदर completely dissociate नहीं होता, हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये मेनली 1% से 10% तक ही डिजोल्व हो पाते हैं वाटर के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम इनको मिलाते हैं तो 1 से 10% ही ये डिजोल्व हो पाते हैं, यानी डिसोसिएट हो पाते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल लिखे तो अमोनिया हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, इटीसी हमें बहुत है 2 एग्जांपल। अब नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे पूछा है वो डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो अपने रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जब कोलाइड करते हैं तो उनके कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी को ही हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हेडिंग बना के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एग्जाम में भी हमें ऐसे ही हेडिंग बना के उसके सामने वाली जगह को खाली छोड़ के ऐसे लिखना है। द रेट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ कोलिजन, द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू और मोर एटम और molecule in a given volume per unit टाइम। ये हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज ऑब्जर्व, कि हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे जब इलेक्ट्रिक करंट को हम कोलोइडल सोल के अंदर से पास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कोलोइडल सोल। तो हमारे पास, हमें पता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे अपोजिट चार्ज एनोड कैथोड की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स जो थे, कोलोइडल पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग
start moving toward oppositely charged इलेक्ट्रोड, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे, जहाँ पे वो जाके वेयर दे लूज, वो अपने चार्ज वहाँ पे लूज कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। वेयर दे लूज चार्ज एंड गेट कोगुलेट, और वहाँ पे जाने के बाद वो कोगुलेट हो जाएंगे, यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना 24th क्वेश्चन, व्हाट इज लिगेंड। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो हम पहले लिगेंड का हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे। अब लिगेंड्स के बारे में बताएंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसे लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, एनी एटम और मॉलिक्यूल, any atom or molecule attached to a central metal atom in a coordination complex, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं हम। अब यहाँ पे हमने निकल NiCO4 ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, इसे निकल जो मेटल है इसके साथ 4 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, इसके साथ 4 लिगेंड अटैच हो गए। हम इन्हें क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं। अब नेक्स्ट अपना देखेंगे व्हाट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम क्लोराइड हम बनाते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। तो पहले इस प्रोसेस का लिख लेते हैं, क्या होती है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एरोमेटिक अमीन को डायजोनियम साल्ट बनाते हैं। एरोमेटिक अमीन, कन्वर्टिंग ऑफ एरोमेटिक अमीन बाय नाइट्रस एसिड बिलो, और वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, बिलो 5 डिग्री। हम 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर लेते हैं और उसको टू डायजोनियम साल्ट बनाए जाते हैं वहाँ पे, टू डायजोनियम साल्ट। और ये रिएक्शन भी हम यहाँ पे बना के दिखा देंगे। हमने यहाँ पे बेंजीन के साथ एरोमेटिक अमीन ले लिया, ये इसके अंदर हमने NaNO2 प्लस में HCl डाला, और यहाँ पे 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 278 रेंज में है टेम्परेचर, यहाँ पे हमें डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। साथ में NaCl यहाँ पे बाहर रिमूव हो गएगा और 2H2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब नेक्स्ट है 26th, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे पूछा है यदि हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम सुक्रोज देखते हैं, सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज हमें पता है जो घर में चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है। इसके अन्य नाम है टेबल शुगर, भाई हमें पेपर में टेबल शुगर के नाम से पूछ ले या फिर केन शुगर पूछ ले, ये सभी इसी के नाम है। और एक और होता है बीट शुगर, वो भी इसी का नाम है। हमें इनमें से चारों में से कोई भी नाम देके यहाँ पे पूछ ले, यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें पता है सुक्रोज क्या होती है, इट इज ए डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मीन्स होता है कि जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड इनसे मिलेंगे, तो जैसे हमने सुक्रोज लिया, उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया,
तो हमें वहाँ पे एक ग्लूकोज मिलेगा, साथ में एक फ्रुक्टोज मिलेगा, यानी कि सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। अब नेक्स्ट है अपना सॉलिड हैव ब्लैंक वॉल्यूम एंड ब्लैंक शेप। अब हमें पता है सॉलिड का जो होता है फिक्स वॉल्यूम होता है एंड फिक्स शेप होता है। ये बिल्कुल सिंपल पूछा था। अभी नेक्स्ट पूछा है कि जो द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, कि जो रेट लॉ हम लिखते हैं उसकी जो पावर्स होती है, इनकी कंसंट्रेशन होती है, वो हमें क्या बताती है? तो वो हमें बताती है उस रिएक्शन का ऑर्डर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें ऑर्डर बताती है, ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पे। तो हमें वहाँ पे वो उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बताती है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पे पूछा है द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो एफ सेल के अंदर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, N-1 डी सेल के अंदर हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, या तो ब्लैंक रहना चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और NH2। ये हमारी क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 30। इसमें पूछा है ये हमें इसका ये बताना है कि कितने आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हमें जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे 4K पॉजिटिव, हमें 4 पोटाशियम आयन मिलेंगे और एक हमें ये पूरा मिल जाएगा, एक हमें ये मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें कितने आयन मिल गए? यहाँ पे 4 और एक 5 आयन यहाँ पे क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। हम इनको भी यहीं पे लिख देंगे 4K पॉजिटिव प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे 5 आयन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस। अब नेक्स्ट पूछा हमें CH3Br प्लस AgF कि ये क्या है, हमें इसको ब्लैंक को भरना है। तो ब्लैंक में हमें देखेंगे क्या हुआ है यहाँ पे AgF। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें यहाँ पे AgBr मिला है। AgBr कैसे मिला है? यहाँ से Br और Ag रिप्लेस हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा? मिथाइल और फ्लोरीन ग्रुप यहाँ पे बच गया, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मिला, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम है स्वार्ज रिएक्शन, इसका नाम है स्वार्ज रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन था जिसका नाम है स्वार्ज रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल रखा है और यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर दे रखा। तो अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो हमें पता है जब ये अल्कोहल हम यहाँ पे लेंगे इथाइल अल्कोहल और उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, टेम्परेचर यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर लिया है, तो यहाँ से हमें इथिन मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एल्कीन मिलेगा। ये हमें एल्कीन मिला है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें आईयूपैक नेम बताना है इसका। तो हम इसकी सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट कर लेंगे। हम कार्बन को नेमिंग कर लेंगे यहाँ पे 3, 4 और 5। ये मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 4th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन की चेन है, 4 मिथाइल पेंटेन और CHO ग्रुप लगा हुआ है 4 मिथाइल पेंटेनल। हमारा क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 मिथाइल पेंटेनल। अब नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे भी इसका आईयूपैक नेम बताना है। आईयूपैक नेम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोटाशियम है बार, तो इसका नाम स्टार्ट हो जाएगा पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पे 3 ऑक्सिलेट ग्रुप लगे हुए हैं, पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। और यहाँ पे क्रोमियम है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोमेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 35। इसमें पूछा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। इस डिजीज़ के अंदर हमारे जो बोन होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ईजिली बैंड होने लग जाते हैं, या फिर कोई हार्ड या कहीं से कूदने पर आसानी से टूटने लग जाते हैं। तो ये रिकेट्स हो जाएगा हमारे आखिरी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।